हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्पेशली पेरेंट्स डे पे हमने एक स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है अपने चैनल पर। मुझे बहुत खुशी है कि उनको इनवाइट करने में आज मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है, क्योंकि ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आज से नहीं 1985 से जुड़े हुए हैं और तब से कहीं ना कहीं डेडिकेटली या कैसे भी करके इन्होंने कुछ ना कुछ सेवाएं दी हुई हैं। और भाई साहब की बात करें तो भाई साहब का नाम संजय जी है, जो कि अभी माधव सेवा समिति के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं और बहुत ही तल्लीनता से जो है इस समिति को कितना आगे बढ़ाएं, कैसे समाज के लिए सेवा करें, किस तरीके से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज को जो है सेवा देकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करें, ये इनका उद्देश्य रहता है। और इनका परिचय मैं बताऊं तो 1992 से ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो है इन्होंने कैसे इस सेवा समिति को आगे बढ़ाया। साथ में उनसे जानने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अनिल जी के भी। अनिल जी हैं जो कि लगभग ये भी दशकों से जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं और अभी करेंट की माधव सेवा समिति से ये भी जुड़कर जो है काफ़ी सारी सेवाएं इनके अंडर में जो है दे रहे हैं। और टेक्निकली हेल्प करने के लिए ओम प्रकाश जायसवाल जी हैं हमारे साथ। तो आप सभी को मैं इस चैनल के थ्रू इस माधव सेवा समिति के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा अच्छे से जानने के जो है आप सभी को ये मिल रहा है। तो कुछ अच्छी से चर्चा करेंगे, बताएंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ने आया 1985 में, तब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य को करते हुए ही हमने समाज के दर्द को समझा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक यदि हम उसे कुछ जो उसका कष्ट है उसको कुछ दूर कर सकें तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी सब उद्देश्य को लेकर के 1992 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। यह कच्ची बस्तियों में यानी जिन्हें हम स्लम्स कहते हैं उनके बीच कार्य करने का मौका फिर इसी सब कार्य के नाते किसी न किसी रूप में मिलता रहा। तो लगभग 2004 में पहली बार अलवर में कार्य करते हुए एक हरिजन बस्ती है अकेपुरा नाम से, वहाँ पर जब मिलना जुलना हुआ तो ध्यान आया कि वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था का अभाव है। उस समय फिर अपने कुछ मित्रों परिचितों से चर्चा की और वहाँ पर पहली बार एक छोटा सा विद्यालय प्रारंभ किया, केशव आदर्श विद्या मंदिर के नाम से। वह 2004 का जो प्रारंभ हुआ विद्यालय है आज नियमित रूप से चल रहा है और लगभग 160 बच्चे वहाँ पर आज भी नियमित पढ़ते हैं 8वीं तक की कक्षा। यह यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई। उसके बाद समिति का गठन हुआ श्री माधव सेवा समिति के नाम से और उसमें कार्य विस्तार हुआ। आज अलवर में ऐसे 4 विद्यालय और 6 बस्तियों में संस्कार केंद्र। विद्यालय तो सीधे सीधे इस पर समझ में आते हैं जहाँ विद्यालय में पूरे समय पढ़ाई होती है और संस्कार केंद्र का मतलब है कि सायंकाल 2 घंटे से 2.5 घंटे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के रूप में उनकी आधारभूत शिक्षा का उपलब्ध कराना। सिंगल टीचर स्कूल के रूप में भी ये पहचाने जाते हैं। इस तरह का कार्य अलवर से प्रारंभ होकर फिर जयपुर, जोधपुर, फिर बीकानेर और सीकर, ऐसा अभी इन 5 स्थानों पर कार्य चल रहा है। इन 5 स्थानों पर 100 के लगभग संस्कार केंद्र हैं और 8 स्कूल हैं, विद्यालय हैं। इस प्रकार इन सब में मिलाकर लगभग 4500 के आसपास बच्चे आज शिक्षा और संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसा कि सुना आपने कि शिक्षा और संस्कार दोनों दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में स्पेशली इस दशक में मैं यही बार बार मेरे अंदर कसक रहती है कि शिक्षा तो लोग सभी बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रही बात संस्कार की, वो बहुत निम्न वर्ग हैं जो संस्कार के बारे में भी सोचते हैं। और जी हाँ, जिस तरीके से हमने बताया कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। तो आपने जो है ये जो बीड़ा उठाया है आपने, इसमें आगे आपका क्या लक्ष्य है, कितना आगे इसको ले जाना चाहते हैं और इसको इस संस्कार को जो आप दे रहे हैं क्या राजस्थान तक ही सीमित रहेगा या आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं? अच्छे कार्य की यूँ तो कोई सीमा नहीं होती।
लेकिन मनुष्य के कर्तृत्व की कोई ना कोई सीमा भगवान भी निर्धारित कर देते हैं कि उसको कितने कार्य क्षेत्र में काम करना है। अच्छे काम सब करें, हम चाहे कितने ही अपनी ताकत बढ़ा दें तो भी नहीं लगता कि हम बहुत बड़े कार्य को विस्तार कर सकते हैं। उसके पीछे जो बात समझ में आती है वो यह है कि जैसे हम जब संस्कार की बात कर रहे हैं तो वो एक सातत्य का काम है और सातत्य का काम बहुत ज़्यादा फैलाव से नहीं हो सकता। जैसे जैसे योग्य लोग बढ़ेंगे तो ही उसमें फैलाव है, तो वह एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जहाँ पर हमने काम शुरू किया है, इसी में हम जब बस्तियों में काम कर रहे हैं तो हमारी संकल्पना ये है कि इन्हीं बस्तियों में यह काम गुणात्मक रूप से बढ़े। बच्चों के साथ अब हमें लगभग लगातार कार्य करते हुए 8 वर्ष हुए हैं। इन 8 वर्षों में अब जो छोटे बच्चे हैं वे बड़े हुए हैं। अब हम जो संस्कार केंद्र कहते थे, इनमें सामान्यतः 5वीं 6वीं तक के ही बच्चे आते थे। अब इनसे बड़ी कक्षाओं के लिए भी हमने कार्य करना प्रारंभ किया है। अब यह ही बच्चे जब और बड़े होंगे तो उसको और बड़ी स्थानों तक, कक्षाओं तक की व्यवस्था हम करेंगे। इस सब के अतिरिक्त उन बस्तियों में जो माता बहनें रहती हैं, उन माता बहनों के लिए भी सत्संग के रूप में संस्कार का प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। इसी में से आगे चलकर ध्यान में आता है कि इन बस्तियों में घर की जो महिला है वही एक तरीके से घर की मुखिया जैसी भूमिका में होती है कि परिवार की भी चिंता उसे करनी है, बच्चों की चिंता भी उसे करनी है, कमाना भी उसे है। ऐसी भी बहुत सारी महिलाओं की परिस्थितियाँ होती हैं। तो ऐसी भी महिलाएं जिनको रोजगार की समस्या है, उनको रोजगार भी मिल सके, यह भी पक्ष हमारी एक चिंता का है। इस सब के अतिरिक्त नौजवान या बुजुर्ग, उनको भी किसी न किसी माध्यम से अपने कार्य से जोड़ना, यानी उनको भी संस्कारित करना, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि उनके जो सामान्य चर्चा में रहता है कि कच्ची बस्ती के लोग हैं तो उनमें संस्कारों की कमी है। तो यह संस्कार की कमी ना हो, संस्कार में वृद्धि हो, इस पक्ष को ध्यान में रख करके हम इन बस्तियों के सब आयु वर्ग में काम करने का प्रयासरत हैं। अभी हम कह सकते हैं कि हम 2 वर्गों तक पहुँचे हैं, बच्चों तक और उनकी माताओं तक। आगे और हम धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपना कार्य और बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, या आपने इस कार्य को करते हुए क्या कभी आपने फील किया कि जो है आप तो बहुत अकेले पड़ गए हैं? ये कभी बहुत ही मतलब ऐसा कौन सा दिन जो मतलब बहुत ही कष्टदायी रहा हो इस कार्य को करते समय, या बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक रहा हो, वो दोनों बताने हमारे दर्शकों को। जीवन तो यूँ सतत चलता रहता है और उसमें जिसे सामान्य मनुष्य की भाषा में कहें सुख और दुख, ये तो दोनों जीवन का हिस्सा है। लेकिन कार्य करते हुए दुख इस शब्द की बात करें तो मैं समझता हूँ कि कभी नहीं रहा। कार्य के विस्तार की स्वाभाविक चिंता, उस कार्य के लिए प्रयास, यह तो रहता है। लेकिन जो भी संघ का संस्कार है उसमें हमने यही सीखा है कि अपने पास जो भी योग्यता है उसका अधिकतम प्रयास हमें समाज कार्य के लिए करना चाहिए। उसमें सुख दुख ये हमारे लिए एक उस भाव से तो मन को दूर रखते हैं, उस चीज़ को जो भी, क्योंकि समाज में हमारा एक राजस्थान की कहावत है, कार्य करते हैं तो कोई माई नटे कोई माई पटे, सगड़ी नटे तो सगड़ी पटे तो राखा कटे और सगड़ी नटे तो जावा कटे। भाव ये है कि काम करते हैं तो समाज में मांगते भी, समाज से अपेक्षा भी रखते हैं, लेकिन सब लोग अपेक्षा को पूरी नहीं करते, लेकिन सब लोग ना भी नहीं करते। काम भी इसलिए चल रहा है कि अच्छे लोग समाज में हैं, वो सहयोग करते हैं। जिनको यह बात अभी तक समझ में नहीं आई तो वो शायद टाल जाते हैं, वो भविष्य में सहयोग करेंगे। इस भाव को लेकर के काम कर रहे हैं और सौभाग्य तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो 2004 में एक पहला विद्यालय शुरू हुआ, उससे हम आज 100 बस्तियों तक हम प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं। 4500 बच्चों, यानी जहाँ आज उस विद्यालय में तो 150 ही बच्चे हैं, बाकी तो 4150 बच्चे तो अन्य जगह जो क्रमशः विस्तार पर आए हैं। तो ये सब उस समाज के सहयोग का ही परिणाम है। तो इसलिए कहें कि दुख तो मैं समझता हूँ नहीं है, सुख तो उसकी तो जीवन में अनेकों घटनाएं दिन सबसे ज्यादा खुश कब हुआ है? जब आपको प्रसन्नता बहुत लगा कि कभी कभी कार्य करते हुए जैसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं, ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, हर स्थान की अपने आप में घटनाएं हैं। जिसमें अभी जोधपुर का उल्लेख करना चाहूँगा एक घटना के लिए। वहाँ हम 3 साल से एक सरकारी विद्यालय संभालते हैं, प्राथमिक विद्यालय, वह राजकीय
प्राथमिक विद्यालय पाक विस्थापित, ऐसा करके वो बस्ती कहलाती है। काली बेरी नाम है उस विद्यालय क्षेत्र का। यह बस्ती वो है जो जोधपुर की पत्थर की खाने जिन क्षेत्रों में है, महसूर सागर का क्षेत्र, वहाँ खानों में जो मजदूर लोग हैं वो उस तरह की ये बस्ती है। और यह भी बस्ती वो है जो पाकिस्तान से पीड़ित होकर इन पिछले 20-25 वर्षों में जो लोग आए हैं उनसे वह बसी हुई है। वह स्थान यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि पत्थर की पहाड़ी पर लोग बसे हुए हैं। जीवन उनके बिल्कुल जिसे कहें कि अति संघर्ष में। वहाँ जो सरकारी विद्यालय है वो सरकार ने 2004 के आसपास बना तो दिया, 4-5 कमरे भी बनाए, लेकिन वह पढ़ाई की कोई व्यवस्था नाम मात्र की थी। यानी एक शिक्षिका वहाँ पर थी, वो भी आती थी तो सरकारी काम का प्रेशर इतना रहता था कि वो उसे पूरा करने में ही अपना समय पूरा हो जाता था। उस समय तक 40 बच्चे वहाँ पढ़ते थे। हमने वहाँ पर एक संस्कार केंद्र सायकाल का शुरू किया। यह बात है लगभग 2012-13 के आसपास। वह संस्कार केंद्र चलता रहा तो वहाँ पर संख्या बढ़ते बढ़ते 125 के आसपास हो गई। सायकाल के 2 घंटे में 125 संख्या किसी बस्ती विशेष में हो, यह हमारे लिए पहला नया हुआ। सामान्यतः किसी बस्ती में ऐसा संस्कार केंद्र चलता था तो 30-40 के आसपास संख्या रहती। लेकिन यह संख्या बड़ी तो स्वाभाविक जानने की इच्छा हुई कि ऐसा कारण क्या है। तो पता चला स्कूल में 40 ही बच्चे पढ़ते हैं और उसी स्कूल के प्रांगण में जब हम सायकाल पढ़ाते हैं तो 125 बच्चे पढ़ते हैं। तो फिर बाकी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो पता चला कि वो कहीं नहीं पढ़ते, हमारे पास ही पढ़ने आते हैं। हमने उस समय तक अध्यापकों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो 3 अध्यापक वहाँ पर थे। तो वहाँ के लोगों से चर्चा की और उसमें से ये निष्कर्ष निकला कि क्योंकि वहाँ कोई अन्य विद्यालय के लायक व्यवस्था कुछ थी नहीं, हमारे पास भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि यहाँ पर विद्यालय जैसी व्यवस्था कर सकें। तो फिर हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि सरकारी विद्यालय में ही बच्चों का एडमिशन कराइए। जो शिक्षक आज बाहर पढ़ा रहे हैं वो विद्यालय पढ़ाई, किसी को पढ़ाई में सहयोग करने में तो कोई मनाही हो ही नहीं सकती। हमें सरकार कहे ना कहे, अधिकृत है या ना हो, लेकिन शिक्षक को पढ़ाने के लिए तो कौन सेवा पढ़ाने के लिए तो कौन मना करता है। और उसमें से एक क्रम शुरू हुआ और वहाँ उस 40 बच्चों से आज अभी तीसरा साल पूरा हुआ है। सत्र में 188 बच्चे वहाँ पर नामांकित थे। लेकिन आश्चर्य ये है कि 188 बच्चों का नामांकन था और वहाँ उपस्थिति रहती थी 215 से 225 के बीच, जबकि सामान्यतः किसी विद्यालय में नामांकन से 20% कम उपस्थिति रहा करती है, वहाँ पर 20% ज़्यादा उपस्थिति रहती है। पहली बार फिर समाज का सहयोग क्रम से जुड़ता गया और अभी गत वर्ष हमने वहाँ एक संस्था है राउंड टेबल ऑफ इंडिया, उनसे जब चर्चा की कि यहाँ पर जो कमरे हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं कि यदि इंद्र भगवान की कृपा होती है और कोई बूंद बरसात भी होती है तो यदि कम से कम न्यूनतम बारिश भी होती है, 150 बूंदें भी पड़ेंगी तो छत से नीचे पानी आना वहाँ अनिवार्य है। ऐसी वहाँ की छतें थी। तो उस संस्था से चर्चा की, उनको कहा कि कुछ 1-2 कमरों की भी आवश्यकता है और ये कमरे जो पुराने हैं इनका कुछ पुनर्निर्माण हो जाए, मरम्मत हो जाए तो उनका बच्चों को बैठने लायक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने इस कार्यभार को अपने जिम्मे लिया और पिछले 5 सितंबर 2019 को उन्होंने वहाँ कार्य शुरू किया और 22 दिसंबर 2019 को उन 3.5 महीनों में उन्होंने इतनी तेज़ी से काम किया कि 3 नए कमरे, उनका पूरा फर्नीचर, 5 कमरे जो पुराने थे उनकी पूरी मरम्मत, पूरा रंग रोगन, ऐसा पूरे विद्यालय का जिसे कहें काया पलट हो गई हो, ऐसा वहाँ का हुआ। इतना सुंदर वहाँ का रंग रोगन है। कक्षाओं की कक्ष में पढ़ाई के हिसाब से रंग रोगन किया गया है, चित्रांकन किया गया है। उसका परिणाम ये है कि इस बार नए एडमिशन्स जो प्रारंभ हुए हैं, अभी तक वहाँ 80 एडमिशन्स हो चुके हैं नए और ऐसा अनुमान है कि 40 से 50 एडमिशन्स नए वहाँ पर अभी और होंगे। कोरोना काल के कारण अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से वहाँ भी छुट्टियाँ हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा एक अचीवमेंट जैसा था। उस सब का परिणाम ये हुआ कि 22 दिसंबर को जब वहाँ उद्घाटन कार्यक्रम था, जिला शिक्षा अधिकारी इत्यादि वहाँ उपस्थित थे और बच्चों के परिणाम को वो देख रहे थे। जो हम आप संस्कार की जो बात कर रहे थे, बच्चों में संस्कार वहाँ प्रकट होने लगे। जिला शिक्षा अधिकारी जब वहाँ स्कूल में आते थे निरीक्षण के लिए तो बच्चे खड़े होकर के गायत्री मंत्र कर रहे हैं। ऐसा जब उनको दिखता था तो वो कहते थे कि सरकारी विद्यालयों में बाकी तो कहीं नहीं दिखता है ऐसा, यहाँ क्यों है? तो ध्यान आया कि यहाँ माधव सेवा समिति बच्चों के पढ़ाने में सहयोग करती है और उस सबसे बच्चों में आज एक संस्कारगत रूप से भी अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। आज 4वीं-5वीं तक के बच्चे भी इतने प्रतिभावान हैं कि वो 90 तक के पहाड़े जानते हैं, राज्य राजधानियों के नाम जानते हैं,
राज्यों में जिलों तक के नाम जानते हैं, ऐसे वो छोटे छोटे बच्चे आज अपनी प्रतिभा का चमत्कार वहाँ दिखाने लगे हैं। यह दृश्य एक टर्निंग पॉइंट के रूप में वहाँ पर खड़ा हुआ और आज स्थिति ये हुई है कि अब जिला शिक्षा अधिकारी हमको कह रहे हैं कि आप और अन्य विद्यालयों को संभालिए, और दूसरी ओर वही जो RTI संस्था जिसने वह निर्माण किया था वो भी हमसे चर्चा करती है और हमको आग्रह करते हैं कि आप और हमें नए विद्यालय बताइए कि जहाँ पर हमें विकास का काम करना है। उस सब के परिणाम स्वरूप अब 3-4 नई संस्थाएं भी सहयोग करने के लिए जुटी हैं और सरकार की ओर से भी ये आग्रह बढ़ा है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि लगभग 4 से 5 विद्यालय संभालने की आज स्थिति में हम वहाँ पर आ जाएंगे। बाकी काम तो बढ़ ही रहा है। कुछ अनिल जी जयपुर का भी कार्य करेंगे, अनिल जी यहाँ पर हैं, अनिल जी जयपुर के कार्य के टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे तो और सारी चीज़ों के बारे में आपको लगेगा कि कार्य में कैसी जीवंतता क्रमशः आ रही है। तो अनिल जी, जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे कि इतना उन्होंने एक आदर्श विद्यालय इन्होंने बनाया जो कि कहीं ना कहीं हमारे आज की डेट में जैसे आदर्श गांव कोई बनाता है, कोई आदर्श जो है शहर बनाता है, लेकिन इन्होंने ये भी उठाया और आप भी सहयोगी हैं, जो है आप भी हैं। तो एक आदर्श विद्यालय बनाने में आपका क्या रोल रहा है, कैसे इसको देखते हैं? मैं वैसे तो सन 2004 में भाई साहब के साथ ही जुड़ गया था और पहला टीचर बनने का मुझे मौका मिला और शायद कहीं ना कहीं बच्चों ने ही मुझे सिखाया। जैसे मैं पहला टीचर बना तो हमारी कक्षा लगती थी पेड़ के नीचे और कई बार अच्छे अनुभव भी आते हैं। तो अच्छे अनुभव ये मानेंगे कि हमारी जैसे जैसे धूप चेंज होती थी तो हमारी क्लास भी सर्किल काटती थी। बच्चों के अंदर उनको लाना बैठाना उनको सिखाना, तो एक शब्द आता है तो डाल डाल में पात पात। ऐसा मुझे पहली बार कैसे उन बच्चों को पढ़ाना, तो एक ध्यान आता है मन में कि मैं बहुत नए जूते पहनकर गया पहली बार और पढ़ाने के लिए गया। तो जैसे ही पढ़ाने लगा, मैं अटेंडेंस ले रहा था तो शायद 19 या 20 बच्चे होंगे। एक बच्चा एब्सेंट था तो कुछ बच्चों ने कहा गुरुजी वो तो देखो उधर कचरा उठा रहा है। तो मैंने उसको बुलाया तो मेरी शक्ल देखकर भाग गया। मैं उसके पीछे मैंने एक बच्चा मॉनिटर बनाया हुआ था, उसको कहा कि जितने बच्चे इनको रोक के रखना, मैं उसको पकड़ के लाता। जैसे मैं उसके पीछे भागा तो वो पूरा गीला था, गड्ढा था, वो तो हैबिचुअल थे, वो निकल गए। मैं जैसे ही उसके अंदर घुसा तो घुटने तक मेरे पूरी कीचड़। मैंने नीचे देखा, नए जूते, मन के अंदर भी बहुत आया। फिर मैंने सोचा कि अब जितना होना था वो तो हो गया, अब पकड़ के लेके जाऊँगा। तो उस बच्चे को घर में गया, उसको पकड़ा तो वो नीचे खाट के नीचे चला गया था, उसको पकड़ा, गोद में लिया। जैसे लिया लेके चलने लगा तो रास्ते में वो चिल्ला रहा था तो बस्ती वालों ने रोक लिया। स्थिति ऐसी आई, उनको लगा कि ये बच्चे को उठा के लेके जाएगा। मुझे पीटने की स्थिति आई तो वहाँ एक अम्मा थी, उन्होंने कहा अरे ये तो अपने मास्टर जी हैं। तो उस बच्चे को लेके गया, पढ़ाया। आज वो कॉलेज उसने पूरा किया है और कचरा उठाने वाला काम वो नहीं कर रहा है। उसी को करते करते यहाँ भी हमने काम शुरू किए। अभी सन 2018 में वैसे ही अनायास बैठे बैठे मन में आया कि क्या वंदे मातरम ये बच्चे गा सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो भाई साहब की इच्छा थी कि यहाँ वंदे मातरम बच्चे गाएं। तो मैंने उन भाई साहब को कहा कि हम प्रयास करते हैं। प्रयास शुरू किया। 2 महीने के प्रयास में हमारा एक बच्चों का बहुत अच्छा ग्रुप, 6 साल के बच्चे से लेकर 11-12 साल तक के बच्चे बहुत अच्छे स्वर में वंदे मातरम गाना, और वो भी एक साथ गाना इतनी बड़ी संख्या में। तो भाई साहब को दिखाया, भाई साहब का हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ कि हम ढूंढते ढूंढते सारे ऑडिटोरियम कम पड़ने लगे तो बिरला ऑडिटोरियम हमने सेलेक्ट किया। सब लोगों को लग रहा था कि इतनी छोटी संस्था है, कच्ची बस्ती के बच्चे हैं, ये कैसे भरेंगे, क्या होगा। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हमारे जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि अनिल जी आपके 300 बच्चे कम कर दें। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों, कि अपना ऑडिटोरियम कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे मायूस तो नहीं होंगे। मैंने कहा कि मायूस होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि बच्चों ने इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी की कि आज इतना बड़ा ऑडिटोरियम हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। वो करते करते उसके बाद पीछे देखा ही नहीं, लगातार चलते रहे, बच्चे अपनी प्रतिभाएं देते रहे और आज छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रतिभाएं देते हैं। जैसे एक भैया है वीर सिंह, 4 साल का बच्चा है, 5-5 हज़ार के 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की गैदरिंग को उसने एक तरह से एड्रेस किया है और वंदे मातरम गाना, वहाँ
गायत्री मंत्र श्लोक सब बोलना। और अभी महेश्वरी स्कूल में पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, जिसके अंदर हमारे जितने भी बच्चे थे, सामने वोटिंग हो रही थी, सारे बच्चे होपलेस हो गए। एक हमने इवेंट रखा था, उसमें सारे बच्चे होपलेस हो गए। इस 4 साल के बच्चे ने आकर माइक लेकर, जबकि ये तो माइक इसके चेहरे से बहुत बड़ा है, माइक लेकर जो इसने प्रेजेंटेशन दी, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से हो गया। तो पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। चलते रहे और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। धीरे धीरे और आगे अग्रसर हो रहे हैं। भाई साहब का इसमें पूरा मार्गदर्शन रहता है, बाकी तो चल रहा है। तो आप इस स्पेशली इस जो आपने वीडियो उठाया है कि भाई लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है, संस्कार देना है, तो आप शिक्षकों से या फिर पेरेंट्स से और बच्चों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मतलब आपके अंदर आपके साथ के जो लोग होंगे, शिक्षक भी होंगे और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जुड़े होंगे, स्टूडेंट्स भी जुड़े होंगे, सभी जुड़े हैं, तो आप उन तीनों वर्ग से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मेरा जीवन का अनुभव जो मुझे आता है, आप पूरे मन से लग जाइए ईश्वर को साक्षी मानकर। ईश्वर कहीं ना कहीं मार्ग दिखाता है। लेकिन जैसे अभी आपने एक बार पैसा से पूछा कि आपके जीवन में दुख का समय, तो दुख का समय मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि खुद को, क्योंकि हमने कभी इसको अपना एक तरह से जॉब, नौकरी या एक वजन ऐसा माना ही नहीं। ये तो सब बच्चे मुझे ऐसा लगते हैं मेरे परिवार के बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, ऐसे ही पूरी बस्ती मुझे ऐसी लगती है। लेकिन दुख का समय एक समय आया कि कई बार आरएसएस में हमारे जो संघ के दूसरे सरसंचालक हैं, पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको गुरु जी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि समर्पण वो है जो कष्ट पाकर हो। कष्ट आपको नहीं हो रहा है तो आप समर्पण नहीं कर रहे, फिर तो आप अपना एक तरह से कर्तव्य निभा रहे हैं। तो अभी एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बच्चों को बैग देने थे और हमारा सवेरे एक इवेंट था कच्चे घर पक्के इरादे, जिसमें बच्चों की प्रेजेंटेशन होनी थी। तो सवेरे आने वाला था एक ग्रुप वकीलों का, एडवोकेट्स का और CS के लोग थे, उनका आने वाला था। फिर शाम को एक इवेंट अनायास ही जुड़ा कि 500 बच्चों को बैग देंगे, उनको ड्रेस देंगे, यूनिफॉर्म देंगे, सब करेंगे। तो मैंने वैसा चर्चा की तो वैसा वैसा है, वो लगभग 500 बच्चों को देंगे, छोटे छोटे बच्चों को। तो वैसा मैंने कहा आपको क्या लगता है? मैंने कहा वैसा देना तो चाहिए, लेकिन पूरा दिन पैक हो जाएगा, सवेरे 7 बजे से लगेंगे शाम तक। तो उन्होंने वैसा मैंने कहा देखो आपको लगता है, मैंने कहा चलो वैसा एक दिन जन्माष्टमी मानते हैं ये अपने। तो हम लगे। एक दिन पहले मैं पूरा दिमाग लगाकर मैं ये सोच रहा था कि ये दीदियाँ आएंगी, सवेरे 7 बजे निकलेंगी, इनके बच्चे हैं, इनके घर में पति है, और भी घर में और लोग होंगे, 7 बजे खाना बनाएंगी, खुद नहीं खा पाएंगी। हमारे यहाँ पर इवेंट शुरू होगा, 11-12 बजे फ्री होंगी, फिर बस्ती में इन बच्चों को छोड़ेंगी, दूसरे बच्चों को लेंगी और उसके बाद वहाँ पहुँचेंगी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर वो कार्यक्रम चलेगा 5 से 6 बजेगा। तो पहली बार मुझे अंदर से इतना दुख हो रहा था कि भाई तू एक तरह से बहुत निष्ठुरी है कि खुद तो चल ही रहा है, लेकिन कितना ये सब कितना एक तरह से सहन करेंगी। पूरी रात में सोचता रहा, लगभग 3-3:30 बजे में सोचता रहा क्या खिलाऊँ उनको, क्या करूँ, ऐसे सोचते हुए ये लिया हूँ वो लिया हूँ, खर्चा भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मन में आया कि कुछ दीदियाँ सवेरे कार्यक्रम आएंगी, सब नहीं आएंगी। बाकी दीदियों को सवेरे उठते कहा कि आप 10 पराठे ले आएंगी, आप ले आएंगे, आप ले आएंगे, उनका हाँ। तो ऐसे हमारे खाने की व्यवस्था हुई। तो ये तो मुझे महसूस हुआ, लेकिन इसमें कई बार भावनाएं कैसे बढ़ती हैं। तो उसी दिन मैं पानी पी रहा था, सवेरे से टाइम मिला नहीं पानी पीने का, पानी पीने लगा, इतने में एक दीदी आई मेरे सामने, आंखों में आंसू भरे हुए। मैं क्या हो गया दीदी? कि भाई साहब उनके कोई रिलेटिव थे, वो एडमिट हो चुके थे 2 साल। मैं कहा उनको कि दीदी आप जाओ, कि नहीं भाई साहब इन बच्चों को कौन छोड़ेगा। मैंने कहा कि मैं जब तक घर में नहीं जाऊँगा, जब तक एक बच्चा घर में जाएगा। लेकिन आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, पता है कि परिवार का एक हमारा जन हॉस्पिटल में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन है, ऑपरेशन होगा। उसके बाद भी वहाँ से हिलने का एक तरह से मनोबल नहीं है, मन नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि उसी दम के कारण ये सब बढ़ रहे हैं। और पीड़ा मान के नहीं, उनको कहीं ना कहीं ईश्वर शक्ति देता है और इसी कारण से हम वो खड़े रहते हैं। तो उस दिन वो पूरा दिन मेरा ऐसा था जीवन का कि मैंने पहली बार शायद या दूसरी बार कष्ट पाके शायद सेवा की, बाकी तो अभी तक कर्तव्य निभाए। तो मेरा प्रश्न ये था कि अपेक्षाएं रखते हैं क्या, मतलब बच्चों से रखते हैं,
मतलब कुछ अपेक्षा होगी कि बच्चे ऐसे होने चाहिए, जी। पेरेंट्स ऐसे करने चाहिए, ये जो आपके अंदर में टीचर्स सहयोग कर रहे हैं पढ़ाने में, वो इस तरीके से पढ़ने चाहिए, जी। या फिर उसमें कहीं कुछ उस परीक्षा में खरे नहीं उतरते हैं, ऐसा भी होता है। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि टीचर्स का तो इतना मन है, हाँ। इस कारण से वो घरों में जाना, ऐसी ऐसी बस्तियों में जाना। कई बार जैसे अभी एक दिन हमारी एक दीदी पढ़ा रही थी, तो एक बच्चे को लेकर आए, पढ़ा रहे थे, उनकी माँ बच्चे को ले गई बीच में से, 10 बातें सुनाई, तो वो सुनते भी हैं, उनके घरों में भी जाते हैं, फिर उनको सेटिस्फाई करते हैं। घरों में कई बार अच्छा माहौल भी नहीं मिलता बस्ती के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। बच्चों से भी जो अपेक्षा है, बच्चे उस चीज़ को चेंज करने लगे हैं। पहले आते थे बाल बिखरे हुए हैं सब हैं, अब वो धीरे धीरे मैनर्स से आते हैं, बोलते हैं। आप उस बस्ती में जाएंगे तो आपको प्रणाम गुरु जी, दीदी प्रणाम, अम्मा प्रणाम, ऐसा प्रणाम वाला, नमस्कार वाला ये एक कल्चर खड़ा होने लगा है धीरे धीरे। और पेरेंट्स भी धीरे धीरे अब हमारे अपेक्षाओं पर आने लगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो जैसे सहयोग करने की जो वृत्ति होती है उसमें आने लगे हैं। अभी जैसे बस्ती चेंज का है, तो उसका एक उदाहरण, अब कोरोना के अंदर जब हम कर रहे थे तो हमारा भोजन बीच में एकदम से बंद हुआ, तो हमने सोचा कैसे क्या करें। तो 2 जगह उसी बस्ती के जो लोग हैं उनको हमने थोड़ा विषय बताया कि आप खाना तो हमसे लेते ही हैं, लेकिन क्या आप इस खाने के एवज में अपने तन की सेवा दे सकते हैं। तो वो डेली 2 जगह, एक जगह 1200 भोजन के पैकेट बनाते थे, एक जगह 1000 भोजन के पैकेट बनाते थे। कोई हमसे उन्होंने मानदेय नहीं लिया, और मैं देखता था बिल्कुल धूप आ रही है, सब आ रहा है, पसीना टपक रहा है, लेकिन बनाते थे, खुद के लिए भी लेते थे, लेकिन 1000-1200 लोगों को भोजन बांटते थे। ये इस बस्ती में से चेंज आया है। तो जो लोग हमेशा ऐसे हाथ कर रहे थे, हम 3-4 साल 5 साल यहाँ हो गया काम करते हुए, ऐसे हाथ की जगह वो थोड़ा इस स्थिति में आने लगे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि आप जब समाज में जब आप चेंज देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये माधव सेवा समिति ही चेंज लाएगी, या माधव सेवा समिति जैसा और भी संस्थाएं नहीं होनी चाहिए इस अपने समाज में, या फिर माधव सेवा समिति ना होके जो सरकारी स्कूल हैं वो ही चेंज हो जाए, वही इस दिशा में आ जाए, तो कहीं ना कहीं जो कि अभी हम कहीं सीमित हैं, वो पूरे भारत में हम जो है ऐसा कुछ कर पाएंगे। इसमें आपका क्या विचार है? माधव सेवा समिति तो एक प्रतीक मात्र है। समाज में जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी इस विषय को समझते हैं, संस्कार के पक्ष की बात उनके ध्यान में है। प्रत्येक व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि यदि अपनी अपनी शक्ति और क्षमता से, चाहे वह संगठन का माध्यम हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, यदि वह व्यक्ति सहयोग करने में लग जाएगा, तो ही यह इतना बड़ा काम को कहीं पूरा कर पाए। इसमें मेरे मन में फिर भी संशय है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आज जब जयपुर अकेले की ही बात करते हैं, जयपुर में 300 से अधिक स्लम्स की बस्तियाँ हैं। 300 से अधिक स्लम्स की बस्तियाँ हैं, तो मेरा अनुमान ऐसा कहता है कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग ऐसे होंगे जो इन स्लम्स की बस्तियों में रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग हैं जो हमारे एक तरीके से कार्य का क्षेत्र है, जिनमें हमें समय के साथ काम करना है, तो क्या अकेली माधव सेवा समिति, जब मैं कहता हूँ हमारी जैसी और 50 संस्थाएं हैं, तो भी कम, यानी हर एक को लगना पड़ेगा तो जाकर के उस काम की कुछ हद तक होगा। फिर दूसरा, केवल कोई यह 6 महीने की प्रोसेस नहीं कि कोई एलोपैथिक दवा है, इधर खाई वगैरह ठीक हो गए। यदि कोई किसी बस्ती में कार्य करने के लिए तैयार है, तो उसे मैं समझता हूँ कि 10 से 15 साल का समय लेकर चलना। जिसे कहते हैं एक पीढ़ीगत बदलाव, जैसा कि अभी चर्चा करते हैं कि अब बच्चे प्रणाम करने लगे हैं, नमस्कार करने लगे हैं, पैर छूने लगे हैं। यह इस बचपन में जो आदत आई है, वह जब हमारे संपर्क में आने वाले 10, 12, 15 साल तक रहेगा, तो वह आदत एक अभ्यास में बदलेगी, उसके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, और जीवन का हिस्सा बनेगी तो ही अगली पीढ़ी को वो इस बात को, इस संस्कार को कहीं ट्रांसफर कर पाएगी। तो इतने समय की प्रतीक्षा हमें चाहिए। आज यदि हम अपने आप को थोड़ा बहुत भी संस्कारवान मानते हैं, तो उसके पीछे हमारे कोई ना कोई बड़े हैं जिन्होंने हमें इस लायक योग्य बनाया है कि आज हम इस स्थिति में आप सबसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो वो जो
चीज़ है वो उन बच्चों में भी यदि चाहिए तो वहाँ पर भी प्रक्रिया चाहिए। तो इतना समय का और कार्य के लिए करने वाले लोग भी कितने चाहिए कि जहाँ यदि एक बार लगे तो उसके लिए फिर तब तक लगे रहें जब तक कि वहाँ परिवर्तन ना आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। आज के समाज में जो मैं देख पा रहा हूँ कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, और कहीं ना कहीं यही एक समस्या बन रही है जहाँ की हम समाज में बदलाव नहीं आ पा। अगर निस्वार्थ भाव से हम करने लग जाएं, ठीक है, कोई परिश्रम कर रहा है तो उस परिश्रम का फल वेतन के रूप में उसको मिले, वो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उसको भी अपना जीवन पालन करना है। लेकिन जो बदलाव लाना है वो संकल्प अपने मन में है, तभी जो है हो पाएगा। और दूसरों के अंदर बदलाव लाने से पहले मुझे लगता है कि अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी हैं। आप इसमें इस माधव सेवा समिति से जुड़कर कैसा फील करते हैं और क्या क्या सेवाएं आप देते हैं? मैं माधव सेवा समिति से लगभग 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, और भाई साहब की जैसे ज़रूरत होती है आईटी को लेके और वेबसाइट को उनके अपडेशन, डिजिटल मार्केटिंग में जो सहयोग होता है वो मैं इसमें देखता हूँ। हमने अभी कुछ समय पहले हमारे जो बच्चे हैं उनको मैनेज करने के लिए हमने हमारी संस्था का ERP भी बनाया है, जिसमें हमने बच्चों का रजिस्ट्रेशन, उनके माता पिता का रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है, जिससे हमारे क्या होता है कि अकाउंटिंग मैनेज होती है कि कितने बच्चे आए, क्या रहा। फिर हम धीरे धीरे हमने प्लानिंग तो बहुत लंबी की है भाई साहब के गाइडेंस में, लेकिन ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगी। कई कच्ची बस्ती की हम बात करते हैं तो वहाँ अभी धीरे धीरे वो IT कल्चर, डिजिटल का जो है बच्चे वो अभी थोड़े डेवलप हो रहे हैं। धीरे धीरे हम उनको डिजिटलाइज भी लेके आ रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़े। अभी इसके अलावा हम जैसे भाई साहब बताते हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, वो भी अलग प्रकार से चल रहा है, जिसके बारे में अमित जी बताएंगे आपको। तो जी हाँ, जैसे कि अभी सुना कि भाई कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा अनिल जी कि ऑनलाइन क्लासेस जब आप करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा जैसे सुना कि भाई आप संस्कार भी दे रहे हैं, आप जो है ज्ञान भी दे रहे हैं, साथ में आप टेक्निकल चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ ऐसी अछूती नहीं है जिसका उपयोग करके आप समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस आज की देखें तो जो शिक्षा को देने का जो माध्यम है वो बदल चुका है जब से कोरोना है। तो इस चीज़ को कैसे आपने हैंडल किया? अभी कुछ हमारे सेंटर हैं जो ऑनलाइन बच्चों से कनेक्ट होते हैं और ऑनलाइन उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको देना, और एक कॉमन बेस होता है, हर विषय का एक बेस होता है, उस बेस को स्ट्रॉन्ग करना। उसके लिए वो उनको एक गाइडेंस देते हैं, उनको सिखाते हैं कि इसको किस प्रकार करना है। दूसरा, हम ऑनलाइन जो है उसका उपयोग इस प्रकार कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर जब बच्चा बिल्कुल फ्री हो गया तो इसका मतलब उसका माइंड बिल्कुल फ्री है, तो हमने उसका उपयोग किया कि उनको क्या ऐसी चीज़ दें कि वो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी निकालें। जैसे लास्ट टाइम हमने एक इवेंट में रखा था कि एक बच्चा कि कौन अच्छा पेंटिंग बना सकता है, तो 12 पूरे भगवान के जो अवतार हुए हैं कृष्ण जी के, ऐसे सारे विष्णु जी के जो अवतार हैं उन सारे अवतारों का एक फ़ोटो है। वो आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन फ़ोटो है। तो हमने बच्चों को दिया, छोटे बच्चों को देते समय मुझे, यानी कि मुझे अगर कोई कहे तो मैं आज नहीं बना सकता हूँ, उसमें एक अवतार नहीं बना सकता हूँ, उसको तो 12 हैं। तो हमने दिया, बच्चों ने उसको बहुत अच्छा बनाया। तो हमने उन बच्चों का एक इवेंट रखा। उस इवेंट में ध्यान में आया कि बच्चों में कितनी प्रतिभा होती है। तो एक बच्चा आया जिसको हमने उसकी सारी फाइल देखी, 6ठी क्लास का बच्चा है। तो सामने एक कार्यक्रम चल रहा था, तो भाई साहब ने कहा कि इनकी फ़ोटो आप बना सकते हो? क्या बना सकता हूँ? कि कैसे बनाओगे? कि मुझे फ़ोटो मिल जाए। तो भाई साहब ने मोबाइल में फ़ोटो ली, उस बच्चे के पास रख दिया। 20 मिनट में जैसी उनकी फ़ोटो है, ऐसा लग रहा था जैसे जीरोक्स की है। 20 मिनट में उस बच्चे ने बनाई, और बनाकर जैसी वो 15-20 मिनट का उनका स्पीच था, बाहर आए, बाहर आते ही उनको दिया। तो मैं सोच रहा था, मैंने भाई साहब कहने वाला था कि भाई साहब आपने इस फ़ोटो को वो आपने प्रिंट भी निकलवा लिया क्या? तो भाई साहब ने उनको जैसे ही बताया कि भाई साहब इस बच्चे ने बनाया, तो
तो मैं पूछने से पहले चुप हो गया। इस बच्चे ने बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक एक बाल उस बच्चे ने इतना अच्छा उकेरा था। तो ऑनलाइन में भी हमने अभी ऑनलाइन को गाइडेंस देना, जैसे कुछ मॉडल्स हो सकते हैं। अभी एक बच्चे ने ATM बनाया था, उसमें आप ₹1 का बटन दबाएंगे तो 1 का सिक्का बाहर आता है, 2 का दबाएंगे 2 का, 5 का दबाएंगे 5 का, ऐसे ही ATM उसने कैसे बनाया, वो एक बच्चे ने क्रेन बनाई। तो ऐसे तो अलग अलग अभी ऑनलाइन पर एक तो उनको मोटिवेशन देना, प्लस जिनकी क्षमता है तो उनका बेस ठीक करना, इस प्रकार हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं। तो अभी जो कोरोना काल के अंदर एक खाली समय वैक्यूम है, तो उसमें बच्चों को किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, वो अभी हम उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा इसमें सुझाव रहेगा कि स्पेशली गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपटीशन के थ्रू जो है उन लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ मनी शॉर्ट ऑफ देते हैं, कुछ गवर्नमेंट का रहता है, वो चलाते रहते हैं बीच बीच में। स्पेशली आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं ध्यान है इसके बारे में, स्पेशली गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई टॉपिक ले लीजिए कि भाई स्वच्छता या जो है कोई भी टॉपिक ले लिया उसने, जो भी समस्या है हमारे भारत में चल रही है, उस टॉपिक के ऊपर वो बच्चों को दे देती है कि भाई आप इसमें इसका सोल्यूशन निकालो, और जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उसमें टॉप 3 को जो है वो प्राइज़ देते हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि भाई आप अगर बच्चे अभी इतने प्रतिभावान हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनकी जो प्रतिभा है अगर उसको फिट बैठा पाएंगे उन कॉम्पिटिशन्स में, तो वहाँ से हम इनको प्राइज़ मनी भी दिला सकते हैं, तो ये भी अच्छा रहेगा। आप एक लास्ट संदेश जो देना चाहेंगे हमारे हरे कृष्णा प्लीज चैनल वालों को कि जो है कैसे हम जैसा कि आपका अनुभव रहा है इस चैनल के थ्रू आप इस ना कि अभी तो राजस्थान में सेवा दे रहे हैं, पूरे भारत में क्या संदेश देना चाहेंगे या पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जब स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हैं तो हमारे मन में भाव रहता है नर सेवा नारायण सेवा। समाज के इस अंतिम व्यक्ति को यदि हम कुछ अपनी योग्यता का कुछ दे सके तो हम अपने जीवन की एक कर्तव्य श्री के रूप में मानेंगे कि हमने कुछ अपने कर्तव्य का भाव पूरा किया है, जो संस्कार हमने पाया है उसे हमने आगे और संप्रेषित किया है। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति ने जो पाया है, जो संस्कार उसके पास है, वो इसके पास एक कर्ज के रूप में है और वह कर्ज या ऋण जो है उसे चुकाए। जहाँ भी उसे लगता है अपने क्षेत्र में जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ हर जगह पर कुछ ना कुछ अभाव की बात ध्यान में आ जाएगी। थोड़ा सा दृष्टि लगे तो उस अभाव में मैं अपना योगदान कैसे दे सकता हूँ और कैसे मैं उसको पूर्ति कर सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति यदि सोचे तो समाज के बहुत सारे अभावों में हम सहायक हो सकते हैं। मैं इसी में बात को समझ पाता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया को कोई हम अकेले को अच्छा चित्र दे देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। हम तो एक समुद्र की बूंद से भी शायद छूटे होंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कार से जहाँ पर खड़ा है वह यदि कुछ अच्छा दे सका तो फिर निश्चित रूप से समाज में एक बेहतर परिवर्तन की आस। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने कि संसार में अगर हर व्यक्ति जो भी उसकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को जहाँ भी लगे उसका उपयोग समाज के लिए कर सके और वो कार्य अगर करता है तो कहीं ना कहीं हम समाज में बदलाव ले आ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि शायद यही एक कारण रहा होगा कि आपने इसका नाम माधव सेवा समिति भी रखा। माधव शब्द आपने क्यों यूज किया इसका, माधव सेवा? माधव शब्द हम जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में देखते हैं तो हमारे संघ के जो द्वितीय सरसर विचारक रहे परम पूजनीय माधव राव सदाशिव राव, उनका जो नाम था माधव था, वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत इस रूप में है। दूसरा, माधव भगवान कृष्ण का एक नाम है और कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो वो तो विश्व के गुरु हैं, सर्व सृष्टि के गुरु हैं, तो उनके नाम के साथ यदि कुछ अच्छा काम बनता है तो मैं समझता हूँ कि शायद एक अच्छा निमित्त बन सके, यही भाव से। नहीं, बहुत बहुत अच्छा भाव है कि मतलब इन लोगों का भाव जो मैंने देखा कि निस्वार्थ भाव तो ही है, साथ में भगवान पर पूर्ण विश्वास, और कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण पर भी विश्वास है। तभी इन्होंने माधव नाम, जैसा कि अभी बताया संजय जी ने, कि माधव नाम चूंकि वंदे जगत के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण,
और उनको अपना गुरु मानते हुए, उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपने भगवत गीता भी जो है आपने इसमें मतलब भगवत गीता से कुछ कनेक्टेड रहते हैं, भगवत गीता की चीज़ों को भी आप इन्वॉल्व करते हैं क्या इसमें? अभी जिस आयु वर्ग के बच्चों में एकदम मैं सीधा तो नहीं कर पाते, लेकिन कोई अच्छा श्लोक, कोई अच्छे भाव, कुछ अच्छे अमृत वचन के रूप में बच्चों को सिखाने का प्रयास रहता है। हम सरल दो, क्योंकि अभी जो आयु वर्ग छोटा है, लेकिन आगे चल के हमारे मन में संकल्पना है, क्योंकि जो बच्चे अभी जो टैलेंटेड बच्चों को हम छांट रहे हैं, क्या ये गीता याद कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा हम प्रयास करें। लेकिन अब इसके लिए प्रयास के समय जब होगा तो कोई ना कोई उनके सामने एक मॉडल, रोल मॉडल के रूप में जो उन्हें अच्छे शब्द उच्चारण के साथ सिखा सके। हम अभी आने वाले दिनों जब ये इस सब पर हम सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र के ऐसे योग्य लोग, कोई संगीत में होगा, कोई खेल में होगा, कोई गीत में होगा, कोई और अन्य प्रकार के चित्रांकन इत्यादि के क्षेत्र के कोई भी लोग होंगे, वो जो भी अपने क्षेत्र का कोई योग्य व्यक्ति है वो इन बच्चों को क्या सिखा सकता है। जैसे अनिल की चर्चा कर रहे थे, बच्चे अपने स्वाभाविक नैसर्गिक प्रतिभा से अच्छे चित्र बना लेते हैं, तो उनको और बेहतर मार्गदर्शन मिल जाए जिससे कि वो और योग्य चित्रकार बने। कोई संगीत अच्छा जानता है तो अच्छा संगीतकार बने, कोई गीत अच्छे जानता है तो अच्छा गायक बने, कोई और अच्छा पक्ष हो सकता है, जैसा अभी आप गीता की बात कर रहे हैं तो वो कोई अच्छे उच्चारण वाला योग्य विद्वान ऐसा बने। तो हम उन बच्चों में से जो योग्यता ध्यान में आएगी उस तरह का विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रारंभ हुआ, कुछ आगे इसमें बढ़ेंगे। अभी हम यदि सब चीज़ों की संकल्पना करें तो हम अभी जैसे कहें कि 5% पे है, 95% की दौड़ मारते हैं। बहुत 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 अच्छा। मतलब इनका जो भाव है कि अभी जो है हमने कुछ किया नहीं है, और शायद यही भाव इनको बहुत आगे ले जाएगा। और एक शब्द में अगर आप इस पूरे माधव सेवा समिति को, जो भी आपके कार्य है, जितना भी कार्य आप कर रहे हैं इसके अंदर में, एक शब्द में अगर आप इसको जो है व्याख्या करना चाहें, क्या करेंगे? कौन सा शब्द यूज करेंगे आप? नर सेवा नारायण सेवा। बहुत बहुत नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि जो है इन लोगों ने ये ठान लिया है कि जो है अगर मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा एक ही बात है, तो इस उद्देश्य को लेते हुए, स्पेशली इस ये जो वाक्य है, इसको कहीं न कहीं अपने जीवन में ढालते हुए ये समाज की सेवा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अगर यही सेवा, यही भाव रहेगा और यही भाव अगर पूरे संसार में जग जाए तो आज पूरे संसार को हम बदल सकते हैं। तो आज के पेरेंट्स डे पर हम यही आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि जो भाव, जो चीज़ें आप लोगों ने देखी, कहीं ना कहीं आप कभी पेरेंट्स बनेंगे, कभी जो है आप टीचर बनेंगे, तो ये जो भाव है इन लोगों का, वो आप अपने अंदर भी डालें। और शायद यही मेरा कारण है कि आज हमने ये इंटरव्यू और सेशन सॉर्ट ऑफ रखा हमने, जिससे कि आप भी सीखें, क्योंकि समाज में ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, समाज में ऐसे लोग आज भी विद्यमान हैं जो समाज को चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंज ला के दूसरों के अंदर चेंज लाते हैं। जी हाँ, तो आप इन लोगों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।